हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्पॉन्टेनिटी के बारे में देखा, राइट। सो लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे होती है, क्या होती है, हम लोग कैसे पहचानेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को पहचाना कि सिंपल सा हम लोगों ने डिसाइड किया था एंट्रोपी को, कि भाई अगर एंट्रोपी ज़्यादा है, एंट्रोपी अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, एंट्रोपी ज़्यादा है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, एंट्रोपी कम है तो एंट्रोपी अगर कम होगी तो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये हमने ये डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम कि जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी डेल्टा एस टोटल, ठीक है, याद रखना डेल्टा एस टोटल, यानी एंट्रोपी चेंजेस जो आ रही है वो किसके अंदर आ रही है, सिस्टम प्लस सराउंड, ठीक है। सिस्टम प्लस सराउंड के जो एंट्रोपी चेंज है उनका जो प्लस करेंगे, सिस्टम के एंट्रोपी एंड सराउंड के एंट्रोपी का जो टोटल एंट्रोपी होगी वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को लिए 0 से ज़्यादा होनी चाहिए और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज ज़्यादा, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए कम होनी चाहिए, ये हमने देख लिया था। लेकिन यहाँ पे एक टर्म हम लोग यूज़ करेंगे, गिब्स एनर्जी। तो देखो गिब्स एनर्जी क्या चीज़ है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि स्पॉन्टेनियस के लिए एंट्रोपी देखा हम लोगों ने और एंथैल्पी देखा। तो एंथैल्पी का तो बात तो हम लोग पता चल गया कि एंथैल्पी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जनरली कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हम लोग देख चुके हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी इंक्रीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी इंक्रीज होती है, ये हमने देख लिया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बाद में हमने देखा था डेल्टा एस भी हमने कैसे देखा था, एट कांस्टेंट, ऐसा केस देखा था हमने जहाँ पे डेल्टा एस क्या हो, 0, जहाँ पे डेल्टा एस 0 वाले केस में हमने एंट्रोपी चेंजेस देखी, और वो एंट्रोपी चेंजेस अगर ज़्यादा आ रही है, एंट्रोपी चेंजेस अगर बढ़ रही है वैल्यू एंट्रोपी की, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, घट रही है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बट एट विच कंडीशन, डेल्टा एच जब क्या हो, 0 हो। लेकिन जब बात हमको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कर ही रहे हैं तो हमको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, दोनों को हम लोग को कंबाइन साथ में लेके चलना होगा, तब जाके, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें अंदर डेल्टा एच कांस्टेंट नहीं होता, और ना ही डेल्टा एस कांस्टेंट होता है, ना ही डेल्टा एच, ना एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, ना एंट्रोपी कांस्टेंट होती। तो ये वाले केस में दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, दोनों के बेसिस पे हमको डिसाइड करना पड़ेगा एंट्रोपी चेंज आएगा या नहीं आएगा। सो देखो यहाँ पे अभी ये जो नया टर्म्स है, दोनों के लिए एंथैल्पी एंड एंट्रोपी दोनों के लिए हमको एनर्जी चेंजेस जो आ रही है उसको हमको समझना है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, उसके लिए टर्म्स यूज़ की जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग जी, गिब्स, ठीक है, गिब्स एनर्जी बोलते हैं इसको, गिब्स फ्री एनर्जी भी बोल सकते हैं, गिब्स। इसमें क्या फार्मूला बनता है, H माइनस टी डेल्टा एस, इसका जो फार्मूला बनता है H माइनस टी एस, ठीक है, चेंजेस हम बाद में लिखेंगे। तो G का जो फार्मूला बनता है कि G एक नई टर्म है, G क्या है, नई थर्मोडायनेमिक टर्म है, जो क्या कर रही है, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी को कंबाइन कर रही है और हमको स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में बता रही है। तो इसको अगर हम लोग प्रॉपरली समझें कि एनर्जी चेंजेस होती है, ठीक है, तो हमको डेल्टा G से हमको पता चल सकता है गिब्स की क्या होती है, H माइनस टी एस। G इज द न्यू थर्मोडायनेमिक टर्म, है ना, G क्या है, गिब्स न्यू थर्मोडायनेमिक टर्म। इस जब भी हम लोग रिएक्शन के बारे में देखते हो चेंजेस देखते हो, चेंजेस कर लो, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस, माइनस ये मत कर लो, पहले क्या कर लो, S डेल्टा टी, यही लिख लेते हैं, माइनस टी डेल्टा एस, माइनस, देखो ये एक दो तरह से लिखना है, एक में क्या करना है, डेल्टा टी, एस को कांस्टेंट रखना है, सॉरी टी को कांस्टेंट रखना है, डेल्टा एस को चेंजेस के फॉर्म में दिखाना है। दूसरी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे वाले केस में क्या कर सकते हैं, हम लोग एस को कांस्टेंट रख दिया, यहाँ पे एस कांस्टेंट है, यहाँ पे एस कांस्टेंट है, और इसको क्या रख दिया, डेल्टा टी, चेंजेस रख दिया, ठीक है। तो ये हम लोग चेंजेस लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के लिए। अब ये वाली कंडीशन में देखो, इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, कब होगा डेल्टा टी 0, जब क्या हो जाएगा, टी क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट टेम्परेचर में हम लोग अगर रिएक्शन रखी है, कांस्टेंट टेम्परेचर रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टर्म को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या डेल्टा टी दे रखा है, इस टर्म को नेगलेक्ट करके तो बचा क्या,
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो दिस इज द गिब्स एनर्जी चेंजेस, दिस फार्मूला इज गिब्स एनर्जी चेंजेस। तो देखना अब यहाँ पे कि गिब्स एनर्जी, चलो फार्मूला तो हमने देख लिया, ठीक है, गिब्स एनर्जी हम लोगों ने फार्मूला यहाँ पे पता चल गया। तो यहाँ से पता कैसे चलेगा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कैसे पता चलेगा डेल्टा जी से? तो ये अब हम लोग आगे डिराइव करेंगे। और एक टर्म यहाँ पे जो आपको बताना भूल गया मैं, ये जो डेल्टा जी यानी गिब्स एनर्जी चेंज हम लोग देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं हम लोग? ये सिस्टम के लिए देख रहे हैं। एंथैल्पी भी किसके देख रहे हैं हम लोग? सिस्टम के लिए। बाकी एंट्रोपी भी सिस्टम के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हर टाइम किसके लिए देख रहे हैं हम लोग? सिस्टम के लिए देख रहे हैं। सराउंड का यहाँ ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया। तो यहाँ पे ये वाले फार्मूला को आपको याद रखना है, या तो रट्टा मार लो, किसी भी तरह से आपको फार्मूला याद रखना है, जहाँ पे क्या हो रहा है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फार्मूला आपको याद रखना है। और इससे हमको पता चल सकता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन कैसे? डेल्टा जी की वैल्यू से पता चलेगा। डेल्टा जी की वैल्यू से पता चलेगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो ये वाले फार्मूला को चलो फिलहाल के लिए याद कर लो, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, इसको हम लोग रख देते हैं साइड में। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि हम लोग एक चीज़ जानते हैं, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल यानी एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंड की एंट्रोपी होती है, हमको पता है। ठीक है, इसको और जगह नहीं मिलेगी हमको, लिख देते यहाँ पे। जैसे हम बोलते हैं डेल्टा एस टोटल की बात करते हैं, डेल्टा एस टोटल यानी द एंट्रोपी चेंजेस ऑफ सिस्टम प्लस द एंट्रोपी चेंजेस ऑफ सराउंड। ठीक है, एंट्रोपी चेंजेस ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंजेस ऑफ सराउंड, ये फार्मूला आपको पता है एंट्रोपी का। तो जैसे हम लोग देखा, हमने क्या देखा है कि डेल्टा एस टोटल हमने देखा है कि क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे एक और हम लोग टर्म्स, एक कंडीशन रखते हैं यहाँ पे। एक कंडीशन क्या है कि सपोज रिएक्शन तो हो रही है, रिएक्शन हो रही है, और कैसी रिएक्शन हो रही है? इन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कैसे है? इक्विलिब्रियम में है, थर्मली इक्विलिब्रियम। ठीक है, रिएक्शन थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम में मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, सिस्टम का भी टेम्परेचर सेम है एंड सराउंड का भी टेम्परेचर सेम है। यानी यहाँ पे हम लोग एक बात बोल सकते हैं, अगर क्या होता है, हम लोग अगर बात करते हैं, अगर रिएक्शन कैसी हो रही होगी, अगर देखो थर्मल इक्विलिब्रियम, सिस्टम एंड सराउंड, ये दोनों क्या है? थर्मली इक्विलिब्रियम में है, थर्मली इक्विलिब्रियम में है सिस्टम एंड सराउंड। अगर सिस्टम का एंट्रोपी या फिर हम लोग बोल सकते हैं एंथैल्पी, एंट्रोपी पकड़ लो, सिस्टम की एंट्रोपी अगर बढ़ेगी तो सराउंड की एंट्रोपी क्या होगी? घटेगी। अगर सराउंड की बढ़ेगी तो सिस्टम क्या होगी? डिक्रीज होगी। यानी क्या हो जाएगा? अपोजिट रहेगा, क्योंकि जो रिएक्शन कैसी है? थर्मली इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो मतलब इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होगा? अगर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ी तो सराउंड की घटेगी। सॉरी, एंट्रोपी की बात नहीं करेंगे हम लोग एंथैल्पी की बात करें। सिस्टम की एनर्जी बढ़ी, सराउंड की घटेगी। ठीक है, या तो सराउंड की बढ़ेगी, सिस्टम की घटेगी। तो ये क्या हो जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में ये चीज़ होती है ना। टेम्परेचर, अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा तो सराउंड का घटेगा। तो ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो हमको ये भी पता है कि सिस्टम क्या करती है? हीट बाहर सराउंड को देती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बाहर देगी तो सराउंड की हीट बढ़ेगी, सिस्टम की घटेगी। एंडोथर्मिक क्या करेगा? सराउंड की हीट एब्जॉर्ब करेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन सिस्टम क्या करेगा? सराउंड की हीट एब्जॉर्ब करेगा और खुद हॉट हो जाएगा, और सराउंड क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। तो अपोजिट चलता है। तो यहाँ पे हम लोग एक बात, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि डेल्टा सराउंड, डेल्टा एस सराउंड, ठीक है। हमको एंट्रोपी का फार्मूला पता है, क्या होता है एंट्रोपी का फार्मूला? डेल्टा एच अपॉन टी होता है, राइट। तो डेल्टा एच सिस्टम के लिए देख लो, सिस्टम का डेल्टा एच, और ये क्या हो जाएगा? सराउंड के लिए। तो सॉरी, डेल्टा एच सराउंड बाय टी,
अगर सराउंड का क्या है पॉजिटिव, तो सिस्टम का क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिस्टम नेगेटिव, सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव, बिकॉज क्या है इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को डेल्टा एस सराउंड की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ये वाला फार्मूला। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं। तो देखो डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस सिस्टम माइनस क्या होगा डेल्टा एस सिस्टम अपॉन टी। ठीक है यहाँ तक। अभी यहाँ पे देखो सिर्फ ये टोटल है, यहाँ पे सराउंड तो हट गया। अभी हम बात सिस्टम की कर रहे हो तो यहाँ पे सराउंड तो हट गया। अभी इस पूरा का पूरा जो टर्म आ रही है यहाँ पे, ये पूरी की पूरी किस में आ रही है हम लोग को सिस्टम के लिए आ रही है। डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा सिस्टम प्लस सराउंड है। ठीक है, बस डेल्टा एस, इस डेल्टा एस से हम लोग को चीज़ें पता चलेगी। अब यहाँ पे देखना ये जो टी का है नीचे, तो यहाँ पे इसको इधर भी मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं यहाँ पे नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको सिर्फ यहाँ पे भेज दो, राइट। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, इसको यहाँ पे भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा टी डेल्टा एस टोटल डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच। ये दोनों किसके लिए भाई सिस्टम, मैं लिख नहीं रहा लेकिन आपको समझ है दोनों किसके लिए टर्म है, ये दोनों सिस्टम के लिए टर्म है। ठीक है, सिस्टम के टर्म है। तो ये हमको एक चीज़ मिल गई यहाँ पे, ये वाला फार्मूला मिल गया। अभी एक बात हमको पता है, यहाँ से हम लोग ने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस देखेंगे कैसे। यहाँ पे जो टर्म दे रखी है डेल्टा एस टोटल, ठीक है, ये जो डेल्टा एस टोटल दे रखा है यहाँ पे, अगर वैल्यू जो है टी डेल्टा एस, यानी डेल्टा एस की जो वैल्यू है अगर बढ़ती है तो रिएक्शन कैसे होगी स्पॉन्टेनियस, अगर घटती है तो रिएक्शन कैसे होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। इस पे डिपेंड कर रहा है ये टी डेल्टा एस। चलो टी तो कांस्टेंट समझ लो, अगर 0 से ज़्यादा है तो स्पॉन्टेनियस, ये तो हमने देख लिया है स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एस क्या हो 0 से कम है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। डेल्टा एस क्या है 0 से कम हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे टी कांस्टेंट रख दो। चलो अगर हम लोग बात करते हैं 0 से ज़्यादा क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, तो टी डेल्टा एस टोटल क्या था टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच। हम लोग टी डेल्टा एस की जगह सीधा ये वाला लिख सकते हैं, ये वाला लिख देंगे हम लोग डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, दोनों सिस्टम के लिए। ठीक है, मैं सिस्टम यूज़ नहीं कर रहा हूँ। 0 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा ये डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच क्या हो जाएगा ये 0 से ज़्यादा होगा। डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच क्या हो जाएगा 0 से ज़्यादा होगा ये वाले केस में। यहाँ पे टी मत भूलना, ठीक है, टी यहाँ पे आएगा, टी यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यस यहाँ पे टी आएगा, यहाँ से टी आएगा, सॉरी यहाँ पे टी आएगा, ठीक है, डोंट फॉरगेट। तो टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, ठीक है, ये किसके लिए, ये सिस्टम के लिए ग्रेटर दैन 0। इसको हम अगर उल्टा लिखे तो, इसको अगर हम उल्टा लिख दे तो क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस 0, ठीक है। इसी टर्म को हमने उल्टा लिख दिया है, और ये जो हम लोग उल्टा लिखने के बाद हमको जो वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ये जो वैल्यू दिख रही है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये पूरा पूरा फार्मूला किसका है डेल्टा जी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा जी हो जाएगा, और डेल्टा जी क्या हो जाएगा नेगेटिव, डेल्टा जी क्या हो जाएगा नेगेटिव, डेल्टा जी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी सॉरी ये हम लोग क्या लिख रहे हैं चेंजेस, यस ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा जी नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा दिस इज द स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस वाले केस में डेल्टा जी क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा, और डेल्टा जी नेगेटिव क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ये टर्म क्लियर है यहाँ पे, टी डेल्टा एस माइनस एच, ठीक है। इसको हमने उल्टा कर दिया तो हमको क्या मिल रहा है, जो फार्मूला मिल रहा है किसका मिल रहा है डेल्टा जी का मिल रहा है। तो डेल्टा जी नेगेटिव, ये किसके लिए स्पॉन्टेनियस के लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा नेगेटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या हो जाएगा उसके उल्टा। नॉन स्पॉन्टेनियस के क्या करना हम लोग, नॉन स्पॉन्टेनियस में 0 से ज़्यादा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस 0 से ज़्यादा होता है, तब क्या हो जाएगा
डेल्टा जी आएगा पॉजिटिव। अगर 0 से ज़्यादा हो रहा है तब डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू से हम लोग पता कर सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस जा रही है या नॉन स्पॉन्टेनियस जा रही है। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव मिला मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। यहाँ पे कुछ टर्म दे रखा है, टर्म कुछ दे नहीं रखा है, तो सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, रिएक्शन हैज़ पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज एंड पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। चलो ये वाले रिएक्शन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एक बात बताओ कि डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी डिपेंड कैसे कर रहा है। डेल्टा जी नेगेटिव या पॉजिटिव किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि तो एंथैल्पी चेंजेस। यहाँ से पता चल गया नेगेटिव डेल्टा जी दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, पॉजिटिव डेल्टा जी दैट मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस। एंथैल्पी और किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, और क्या कर रहा है, एंट्रोपी पे डिपेंड कर रहा है। एंट्रोपी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, राइट। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, ये तब नेगेटिव होगा जब डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होगी। डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एस की वैल्यू कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, एंथैल्पी से ज़्यादा। और टी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। टी की वैल्यू की भी क्या होगी, अगर ज़्यादा होगी, टी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, नेगेटिव। ये वाला पोर्शन अगर इसकी वैल्यू, ये वाले पूरे पोर्शन की वैल्यू अगर ज़्यादा हुई तो या तो टेम्परेचर ज़्यादा हो चाहे एंट्रोपी ज़्यादा हो, एंट्रोपी चेंज ज़्यादा हो, रिएक्शन क्या चली जाएगी, स्पॉन्टेनियस। दोनों के दोनों अगर वैल्यू कम है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। दोनों की वैल्यू टी एंड डेल्टा एस, दोनों की वैल्यू अगर कम होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और एक बात हम लोग जानते हैं, एक बात जानते हैं हम लोग, क्या, डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। यानी हम लोग बात ये भी जानते हैं कि एंट्रोपी चेंज ज़्यादा कब आएगा, जब टी बहुत कम होगा। ठीक है ना, बस सिंपली हमको ये देखना है कि टी डेल्टा एस ऑल ओवर क्या होना चाहिए, डेल्टा एस से ज़्यादा होना चाहिए, तो ही हम लोग को डेल्टा जी क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो भी क्या हो जाएगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा जी मिल जाएगा पॉजिटिव, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो दो तरह की स्टफ यहाँ पे बनती है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, टेम्परेचर हॉट टू कोल्ड बॉडी जाता है। सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ है कि सॉरी जीरो लॉ कैसा है, जीरो लॉ तो वो है टेम्परेचर क्या होता है, हॉट टू कोल्ड जाता है। सेकंड लॉ बोलता है थर्मोडायनेमिक्स का कि जो एनर्जी है क्या होती है, पूरी यूनिवर्स की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये कहा जाता है सेकंड लॉ में। तो यहाँ पे सेकंड लॉ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एंट्रोपी का यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं एंट्रोपी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। एंट्रोपी बढ़ेगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। और सेकंड लॉ क्या सेकंड लॉ क्या कहता है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एनर्जी कांस्टेंट होती है। ये सिंपली लिख दिया मैंने। सेकंड लॉ क्या बोलता है थर्मोडायनेमिक्स का, आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट होती है। अगर इस आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है यानी एंथैल्पी का कोई यहाँ पे अभी फंडा रहा ही नहीं, यानी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, जीरो। ये वाले केस में हम लोग सिंपल बता सकते हैं, एंट्रोपी अगर इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस। और एंट्रोपी अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या बोलेंगे,
नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन खुद में खुद नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब एंट्रोपी क्या होगी? घटेगी। क्योंकि जब सिस्टम आइसोलेटेड है वहाँ पे एनर्जी चेंजेस का कोई वेरिएशन आने ही नहीं वाला है, वहाँ पे सिर्फ एंट्रोपी चेंज हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं, और इस इजीएस्ट वे से हम लोग पता कर सकते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस जा रही है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस जा रही है। एक टर्म ये भी मिल गया। और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ से हम लोग एक और एक चीज़ पता चलती है कि जनरली जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो आइसोलेटेड सिस्टम की अगर बात करें हम लोग, तो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं कि हमारा यूनिवर्स भी अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम ही है, कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। आप पूरा यूनिवर्स की एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो दिस इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे इस सेकंड लॉ से हम लोग को पता चलता है कि जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जनरली एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ठीक है, जनरली क्या मोस्टली एंट्रोपी इंक्रीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। कैसे? क्योंकि वो सिस्टम है, सिस्टम क्या कर रही है? सिस्टम हीट इवॉल्व कर रही है। सिस्टम क्या कर रही है? हीट बाहर भेज रही है, या तो हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी, हीट को क्या बोलते हैं? एनर्जी फॉर्म में। जब हीट बाहर निकलेगी सिस्टम में से अगर हीट बाहर निकलेगी, तब ये जो सराउंड है, सराउंड के जो मॉलिक्यूल्स है, सराउंड के मॉलिक्यूल्स क्या मिलेगी? हीट मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, और ये मॉलिक्यूल की रेंडमनेस क्या हो जाएगी? ज़्यादा बढ़ जाएगी। डिसऑर्डर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डिसऑर्डर किसका बढ़ेगा? सराउंड का। जब सराउंड का डिसऑर्डर बढ़ेगा तो एंट्रोपी डेल्टा एस, टोटल एंट्रोपी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। सिस्टम ने क्या किया? हीट बाहर भेजी। सराउंड में जो मॉलिक्यूल्स है, सिस्टम के सराउंड जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? मूवमेंट करना, फास्ट मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर बढ़ेगी, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर बढ़ेगा, यानी एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, और एंट्रोपी जब बढ़ती है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। इसलिए जनरली क्या होता है, जितनी भी एक्सोथर्मिक, जनरली बोल रहा हूँ मैं क्योंकि कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं जिसके एंट्रोपी नहीं वो एंथैल्पी के लिए, सॉरी, जब वो क्या होता है? एंथैल्पी के लिए। जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वो क्या होती है? जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस। जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है? एंट्रोपी इंक्रीज होती है, ऑल ओवर एंट्रोपी क्या होती है? इसमें इंक्रीज होती है। दैट इज वाई ये हम लोग यहाँ पे समझा सकते हैं। बस इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शॉर्टकट में बता देता हूँ। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है? 0 होती है। सबसे अप्रोच 0 एज अ टेम्परेचर। देखो प्रॉपर लिखा है, द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोच 0 एज अ टेम्परेचर अप्रोच एब्सोल्यूट 0। दिस इज कॉल्ड द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपली अगर बता, ये सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसकी एंट्रोपी 0 होती है। एट कब? जब क्या हो? टेम्परेचर कितना हो? 0 केल्विन हो। 0 केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। 0 केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंट्रोपी होती है 0 होती है। अब हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइन की एंट्रोपी का, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो कोई अगर सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड कोई भी कंपाउंड है या फिर कोई भी सॉलिड चीज़ है, कोई भी सॉलिड चीज़ में आपको पता है किससे बनती है? मॉलिक्यूल से बनी हुई है। और मॉलिक्यूल्स तो देखो यहाँ पे बोर्ड है, बोर्ड आपको पूरा सॉलिड दिख रहा है, हमें लग रहा है कि इस बोर्ड के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। ये जो पॉलीमर है, इस पॉलीमर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर जाए
तो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम लोग जाए बहुत डीपली, इसको अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाए तो हमको यहाँ पर भी गैप्स दिख सकते हैं। पॉलीमर्स के अंदर में हमको गैप्स दिख सकते हैं, वहाँ से भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो सकती है, कोई ऐसी पतली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहाँ से भी पास हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी क्या हो, गैप्स हो, ठीक है ना। मतलब समझो कि ये जो पूरा बोर्ड है या फिर कोई भी सॉलिड चीज उसके अंदर किससे बनी, मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल कभी भी स्टेबल नहीं रहते, मॉलिक्यूल्स कभी भी स्टेबल नहीं रहते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इज मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय द एटम्स, और एटम कभी स्टेबल नहीं रहते। अगर हम लोग एटॉमिक लेवल पे चले जाए तो एटम मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। फर्क इतना है, अगर सॉलिड कोई कंपाउंड है, सॉलिड कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट उस तरह से नहीं होता कि हाँ भाई घूम रहे हैं, उस तरह से नहीं होगा। वो उसका क्या होगा, मूवमेंट सिर्फ वाइब्रेशन होगा, एक जगह से सिर्फ एक जगह पे क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। तो कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग डायमंड को कंसीडर कर सकते हैं। डायमंड आपको देखेगा, डायमंड इज कम्प्लीटली सॉलिड, डायमंड इज अ कम्प्लीटली सॉलिड। तो उसके अंदर सिर्फ क्या होगी, सिर्फ मूवमेंट होगी वाइब्रेशन। लेकिन अगर हम लोग कोई गैसेस मॉलिक्यूल की बात करें तो गैसेस मॉलिक्यूल क्या होता है, स्ट्रेट लाइनली। गैसेस मॉलिक्यूल तो आपको पता है, गैसेस मॉलिक्यूल तो बिंदास मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा मूवमेंट शो करते हैं, स्ट्रेट लाइन। गैसेस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एकदम स्ट्रेट मूव करते रहेंगे, जब तक क्या हो किसी और को टकराएंगे नहीं, तब तक क्या करेंगे, मूव कर। देखो यहाँ पे टकरा गया, फिर से यहाँ से ये मूव करेगा। ये गैसेस मॉलिक्यूल इस तरह से मूवमेंट नहीं देते, प्रोजेक्टाइल मोशन कभी नहीं देंगे, क्या देंगे, स्ट्रेट लाइन मूव करते रहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे तो इनको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन बोल सकते हैं हम लोग इसको। क्यों ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं हम लोग इसको, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, किसी और से टकरा गया तो क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसलेट करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। बाद में स्पिन भी कर सकता है ये जो मॉलिक्यूल है क्या कर सकता है, स्पिन भी कर सकता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, रोटेशनल मोशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रोटेशनल मोशन। और लास्ट में आता है एक वाइब्रेट, इसको क्या बोलेंगे, वाइब्रेशनल मोशन। तो मॉलिक्यूल इस तरह के मोशन दिखाती है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन बस फर्क इतना है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर जनरली बचता क्या है, लास्ट में वाइब्रेशनल मोशन ही बचता है सॉलिड के अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल पूरे एक दूसरे से क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। लेकिन मोशंस तो होगा ही, विदाउट मोशन कुछ भी नहीं है। तो मॉलिक्यूल की ये सारे मोशन अगर बढ़ेंगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल के इतने सारे मोशंस के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी। इनमें से कोई भी मोशन अगर बढ़ा, यानी मॉलिक्यूल बढ़ा है, मॉलिक्यूल की डिसऑर्डरनेस बढ़ी, रैंडमनेस बढ़ी, एंट्रोपी बढ़ी। कम से कम ले जाए तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम से कम जाएगी। कब जाएगी, जब ये सारी मोशन क्या हो जाएगी, जीरो। और ये सारी मोशन जीरो, देखो गैस के लिए तो सारी मोशन बहुत हाई है, लिक्विड के लिए क्या हो जाएगी, कम। सॉलिड के लिए क्या हो जाएगी, दो मोशन तो उड़ी जाएगी, ऊपर वाली मोशन उड़ी जाएगी, बच्चा क्या वाइब्रेशन। सॉलिड के लिए एंट्रोपी और भी कम रहेगी। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए और भी कम, वो क्योंकि मॉलिक्यूल एकदम परफेक्टली अरेंज है, कहीं घूमने की जरूरत। लेकिन वाइब्रेशन तो होगा ही, वाइब्रेशन तो होगा, क्योंकि बॉन्ड जब होता है, जैसे सपोज ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये जो कार्बन है, कार्बन का मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल्स, सॉरी ये वाला एटम, ये दूसरे से क्या हो जाए, एक जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ये वाइब्रेशन हमको आंखों से तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इंस्ट्रूमेंट से मेजर भी होती है, आयर वगैरह से मेजर भी होती है। तो ये वाइब्रेशन मोशन कम से कम कब होगी, जब टेम्परेचर हम लोग क्या ले जाएंगे, 0 केल्विन ले जाएंगे। तो एट 0 टेम्परेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज अ 0 एंट्रोपी। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर लिक्विड एंड गैस। क्यों ट्रू नहीं लिक्विड एंड गैस, भाई लिक्विड एंड गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत बिंदास मूवमेंट करते हैं, 0 केल्विन पे लेके जाओ तो भी एंट्रोपी 0 नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये रिलेशन है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है एंट्रोपी के बीच। और क्या है इसके अंदर, और तो कुछ खास नहीं है। चलो बढ़ते आगे। स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, हाँ किसी के लिए हम लोग स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 केल्विन टू 298 केल्विन पे स्टेप वाइज अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं और एंट्रोपी चेंजेस हम लोग मेजर करते हैं तो हम लोग क्या मिल जाएगी, अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग को मिल जाएगी स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंजेस हमको मिल सकती है। तो जिसका हम लोग यहाँ पे तो कुछ खास यूज़ नहीं करना है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट क्या है, गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। तो सपोज यहाँ पे हम लोग कहें गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम सोचना है। इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम कोई रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में है,
यानी प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बन रहा है, रिएक्टेंट से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है साइमल्टेनियसली। गिब्स एनर्जी चेंज है इक्विलिब्रियम। देखो हम लोगों ने गिब्स एनर्जी देख लिया हम लोग। गिब्स एनर्जी क्या है, नेगेटिव होगी तो हम लोग को मिल जाएगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बताएंगे हम लोग। गिब्स एनर्जी पॉजिटिव मिले तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो अगर बात करते हैं हम लोग कोई ये देखो गिब्स एनर्जी चेंज जो मिलेगा हम लोग किसके लिए मिलेगा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मिलेगा। किसके लिए मिलेगा, इरिवर्सिबल के लिए। हम लोग को क्लियर हो जाएंगे कि डेल्टा जी या तो पॉजिटिव मिलेगा तो नेगेटिव मिलेगा। क्लियर है, इरिवर्सिबल यानी एक डायरेक्शन में जा रही है, वन डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर हम लोग कोई ऐसी रिएक्शन कंसीडर करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है, जैसे हम लोग बात करते हैं ए प्लस बी सी प्लस टी। देखो ये क्या है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, यही रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट। ये हो जाती है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। ठीक है, अब ये वाले सीन में क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्या होगी। ये वाले सीन में जब इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये वाले इक्विलिब्रियम के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे देखें, तो यहाँ से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट से वापस क्या बन रहा है, रिएक्टेंट। यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए स्पॉन्टेनियसली अगर जाने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में भी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो रिएक्शन क्या होगी, यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी। तो ऑल ओवर जो डेल्टा जी है, जो चेंजेस आ रहा है ऑल ओवर स्पॉन्टेनियसली, डेल्टा जी का चेंजेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बाकायदा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो नहीं बोल सकते लेकिन कम से कम हो जाएगा, कम से कम। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश से डेल्टा जी बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस होना। रिएक्शन क्या चाहेगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना चाहिए, स्पॉन्टेनियसली होना चाहिए। ठीक है, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियसली कब होगी, जब डेल्टा जी क्या मिलेगा, बहुत बहुत कम मिलेगा। तो रिएक्शन यहाँ से यहाँ पर भी जा रही है और रिएक्शन यहाँ से रिवर्स भी जा रही है। तो डेल्टा जी जो ऑल ओवर आएगा वो बहुत कम से कम आएगा, जिसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, जीरो कंसिडर कर लेंगे, है ना। क्योंकि रिएक्शन क्या हो रही है, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में एक कंसेप्ट ये भी बनता है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा आर लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी भी होगी रिएक्टेंट की। वो वाले सीन में क्या देखते हैं हम लोग कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, जितना कंसंट्रेशन, जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना क्या बन रहा है, रिएक्टेंट बन रहा है। तो उसका जो ऑल ओवर आ जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना क्या बन रहा है, ये रिवर्स भी जा रहा है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, जीरो। और एक टाइम यहाँ पे यूज़ होती है डेल्टा जी। स्टैंडर्ड्स क्या समझना है हम लोग को, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो उसके लिए फार्मूला बनता है RT/ln/K। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम में, हम लोग फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, फार्मूला कैसा है इक्विलिब्रियम, इस फार्मूले का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वाला फार्मूला क्या, डेल्टा आर जी स्टैंडर्ड है प्लस RT/ln/K, राइट। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी की वैल्यू तो कुछ खास चेंज आ नहीं रही है। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की बात करें रिएक्शन के लिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर जी प्लस RT/ln/K। ये वाला सिम में देखो डेल्टा आर जी, ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस RT/ln/K। ठीक है, डेल्टा आर जी को हम लोग ओपन करके लिखते हैं, क्या था, डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड माइनस टी डेल्टा स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस RT/ln/K डेल्टा जी स्टैंडर्ड। ठीक है, ये वाला फार्मूला हमको यहाँ से मिल सकता है। तो ये वाले फार्मूले से हम लोग एक बात बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी, एंडोथर्मिक होगी। रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक।
एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी हीट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा क्या मिलेगा आपको, लार्ज मिलेगा एंड क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। डेल्टा क्या मिलेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में, डेल्टा क्या मिलेगा, लार्ज एंड क्या मिलेगा, पॉजिटिव। देखना डेल्टा क्या है, बहुत बड़ा है और क्या है, पॉजिटिव है। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिलेगी, ये वाले केस में डेल्टा जी की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव मिला तो क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। एंट्रोपी भी डिपेंड करता है, लेकिन एंट्रोपी का हम लोग फिलहाल थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, है ना। इग्नोर करके बात करें कि बहुत ज़्यादा एंथैल्पी है तो एंट्रोपी वहाँ पे इग्नोर हो जाती है। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। एट दिस कंडीशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, स्मॉल, या फिर बहुत कम। स्मॉल मतलब कैसा होगा, कितना कम होगा और क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में ही रहेगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, स्मॉलर देन 1। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को, स्मॉलर देन 1 मिलेगी। अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड केस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर बात करते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी क्या हो रही है, डेल्टा आर एच रिएक्शन एंथैल्पी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन एंथैल्पी क्या हो जाती है, हीट बाहर जाती है, सिस्टम से बाहर जाएगी तो क्या हो जाएगी, डेल्टा आर एच क्या होता है, नेगेटिव होता है, हम लोग देख चुके हैं। ये वाले केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच लार्ज नेगेटिव। अगर डेल्टा एच नेगेटिव आ जाएगा तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव मिलेगा। डेल्टा एच नेगेटिव, ये इसकी वैल्यू बहुत नेगेटिव में है ना। डेल्टा एच क्या है, लार्ज और कैसा है, नेगेटिव में, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, डेल्टा जी क्या मिल जाएगा हमको, नेगेटिव मिल जाएगा। और डेल्टा जी जब नेगेटिव मिलेगा तो अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जो के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगी। ये वाले केस में स्मॉलर देन 1, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इज स्मॉलर देन 1, यहाँ वाले केस में क्या हो जाएगा, के इज ग्रेटर देन 1। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी 1 से। तो एट दिस कंडीशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी थोड़ी बन सकती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दैट इज वाई यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक कंडीशन क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। और ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये भी एक रीजन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरली स्पॉन्टेनियस की होती है। दैट इज़ वाई डेल्टा जी क्या मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव मिल जाएगा। एंट्रोपी का इफेक्ट भी होता है, लेकिन एंट्रोपी हम लोग थोड़ा सा कम समझ लिया, हम लोग एंट्रोपिक चेंज को थोड़ा सा मतलब ज़्यादा चेंज नहीं समझा, एकदम मामूली सा चेंज हो रहा है एंट्रोपी चेंज को हम लोग बहुत नॉर्मल सा समझा है। दैट इज़ वाई, और इसको क्या समझा, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। एंथैल्पी ज़्यादा चेंज दिखाई दे रहा है और एंट्रोपी का कम चेंजेस दिखाई दे रहा है, वो वाले केस में हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, दो वाले केस बन सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके यहाँ पे एक चैप्टर तो खत्म हो जाता है, इसके जो बचा है, आप एक टेबल है, टेबल बुक में देख लेना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये टेबल देख लेना, बहुत सही है। इसमें आप देख लेना, ये सिंपली दे रखा है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। यहाँ पे डेल्टा एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के बीच का रिलेशन दिखा के गिब्स फ्री एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितनी वैल्यू क्या हो रही है, उसके बारे में दिखाया गया है। तो आप देख लेना, बहुत ईजी है। हाँ, ये एक बात है कि यहाँ पे इस फार्मूला से हमको बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं हम लोग। हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंथैल्पी पता है तो हम लोग एंट्रोपी मेजर कर सकते हैं। हमको गिब्स फ्री एनर्जी मेजर करनी है, गिब्स फ्री एनर्जी मेजर करनी तो कुछ सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। गिब्स मेजर करना तो आपको क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता होना चाहिए, आर इज अ गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर आप कौन सा टेम्परेचर रखा हुआ है, तो आपको गिब्स एनर्जी मिल जाएगी। आपको एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है तो एंट्रोपी देख लो, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो आपको ये वाले फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये फार्मूला बहुत यूजफुल है। तो यहाँ का एक न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम नंबर 6.12 देख लेते हैं हम लोग। ये तो काफ़ी इजी